1932 में ब्रिटिशर्स ने इंडियन सोसाइटी को कम्युनल लाइन पे डिवाइड करने का फॉर्मूला टेस्ट किया. They introduced separate electorate for minorities, including depressed classes. Gandhiji saw this act as deadly blow to Hindu unity and started a fast unto death. Ambedkar ji fought for true representation, leading intense negotiation. और सिर्फ 3 साल बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. दिस वाज नॉट जस्ट एनी लॉ, इट वाज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड एक्ट एवर पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर इंडियंस. ये था ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल का मास्टर स्ट्रोक या इंडियन पॉलिटिक्स का टर्निंग पॉइंट. तो चलिए जानते हैं इस एक्ट को डिटेल में. So hello everyone, welcome back. Welcome to part 19 of our Indian Polity lecture series, and today we are going to discuss Government of India Act 1935. So what are the topics which we are going to discuss today? So as usual, first of all, we will be going through the background of Government of India Act, then we will be going through the nature and size of the act, main features क्या थे वो हम देखेंगे, because यहीं से maximum questions जो हैं वो बनते हैं. वर्किंग ऑफ दिस एक्ट, क्रिटिसिज्म इस एक्ट को क्या क्या मिले वो हम देखेंगे, इस एक्ट का क्या इंपॉर्टेंस था ये हम देखेंगे, क्योंकि मेंस के आंसर राइटिंग के लिए ये पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है अलॉन्ग विद द मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. और फाइनली हम PYQ देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सो इफ यू टॉक अबाउट द बैकग्राउंड, तो हमें पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जब लाया गया था तो उसमें कहा गया था कि 10 साल के बाद एक कमेटी बनाई जाएगी जो रिव्यू करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के वर्किंग को. Okay, and as a result we saw Simon Commission which was totally opposed and was boycotted by Indians ने पूरी तरीके से बाइकआउट किया था साइमन कमीशन का. वो कमीशन जो रिव्यू करने के लिए आया था, क्या चीज़ का रिव्यू? तो वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का. और क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसीलिए इंडियंस ने इसको बाइकआउट किया. उसके बाद क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को चैलेंज किया कि आपको अगर लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इतना आसान है, फ्रेमवर्क तैयार करना इतना आसान है, सो आप खुद जो है इस चीज़ को ट्राई करो. एज अ रिजल्ट क्या होता है कि इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो नेहरू रिपोर्ट जो है पेश करते हैं और इसको प्रेजेंट करते हैं ब्रिटिशर्स के सामने. और इसके अंदर इंडियंस ने अपनी डिमांड रखी, उन्होंने अपने पक्ष रखे कि किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन उनको चाहिए. बट दिस वाज अल्टीमेटली रिजेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिकॉज वो इन चीज़ों को लाना ही नहीं चाहते थे. उसके बाद फिर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए जो कि फेल हो गए थे. तो साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस एंड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुए, उसके बेसिस पे व्हाइट पेपर जो है वो पब्लिश किया गया था इन मार्च 1933. और ये जो व्हाइट पेपर पब्लिश किया गया, ये सौंपा गया एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को, जो कि लीड किया जा रहा था लॉर्ड लिनलिथिगो के द्वारा. ठीक है, लॉर्ड लिनलिथिगो वाज द चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी, और उस कमेटी को ये व्हाइट पेपर जो है वो दिया गया, जिसके बेसिस पे इस कमेटी ने रिपोर्ट तैयार किया इन 1934 विच लेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है, इस कमेटी के रिपोर्ट के बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो बनाया जाता है, जिसको रॉयल एसेंट जो है वो मिल जाता है अगस्त 1935 में. ओके, सो नेचर एंड साइज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना है दैट दिस वाज द लॉन्गेस्ट एक्ट पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर इंडियंस. ओके, ये सबसे लंबा एक्ट था जो ब्रिटिशर्स ने पास किया था इंडियंस के लिए. और एक टाइप से हम देखें तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया को प्रोवाइड करने की कोशिश की गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा. ये एक्ट इतना लंबा लाया गया था, बट इसके अंदर इंडियंस जो थे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे ही नहीं. So you can just think of a constitution for a country where the people of that country were not involved. ये कैसा फील होगा, और क्या ये सही मायने में उस देश का संविधान कहलाएगा? क्या सही मायने में उस देश की जो एस्पिरेशन है वो फुलफिल कर पाएगा ये एक्ट? देन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये रिजिड था. वाई वी आर कॉलिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू बी रिजिड? बिकॉज अमेंडमेंट का पावर जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास था. इंडियंस वे आर नॉट अलाउड टू मेक अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इसीलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिजिड कहलाया. बर्मा जो है उसको
अलग किया गया इंडिया से। साइमन कमीशन ने रिकमेंड किया था कि बर्मा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग कर दिया जाए इंडिया से, एंड एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ला के इंडिया के लिए अलग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया जाता है, एंड 1935 में ही बर्मा एक्ट लाया जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि 2 साल बाद यानी 1937 में बर्मा को सेपरेट कर दिया जाता है इंडिया से। ओके, सो मेन फीचर्स की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई थी, डायकी एट सेंटर, बाई कैमरा लेजिस्लेचर, डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, देन कॉम्युनल एंड स्पेशल इलेक्टोरेट्स की बात की गई थी। स्ट्रॉन्ग पावर्स जो है गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स को दिए गए थे। फेडरल कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ एंड डोमिनियन स्टेटस जो है वो नहीं दिया गया, विच वॉज प्रॉमिस्ड बाई साइमन कमीशन। ठीक है, तो ये मेन फीचर है। अब इनको हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी जो कि कभी इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं। सो व्हाट वाज दिस ऑल इंडिया फेडरेशन? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्लान टू क्रिएट वन बिग फेडरेशन ऑफ इंडिया सिमिलर टू यूनियन। जो हम यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं आज के टाइम पे, वैसा ही कुछ जो है वो लाने की कोशिश की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जिसे उन्होंने फेडरेशन ऑफ इंडिया कहा। और उस फेडरेशन में कौन कौन मेंबर होता? तो जितने भी इंडियन प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, वो इंक्लूडेड होते उसमें, और साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट्स, यानी प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को मिला के एक फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो बनाया जाता। और जो इंडियन प्रोविंसेस थे उनको कंपलसरी था ज्वाइन करना इस फेडरेशन को, बट इट वाज ऑप्शनल फॉर प्रिंसली स्टेट्स, जिसकी वजह से प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो ज्वाइन नहीं करते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल था उनके लिए। और उनका ज्वाइन न करने के पीछे जो मेन कारण था वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्योंकि ये ऑल इंडिया फेडरेशन में बात ये कही गई थी दैट इफ एनी प्रिंसली स्टेट wants to join the federation then they have to sign instrument of accession. Without signing they will not be accepted in the federation. और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने का मतलब था कि पावर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में दी जाए, और इंटरफेरेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रिंसली स्टेट्स के मैटर में वो होता रहेगा, ये श्योर था। इस वजह से प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन करने से मना कर दिया। एंड हम देखते हैं कि जिस ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी, जो सपना देखा गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, वो कभी एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं पाया। ठीक है, सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि ऑल इंडिया फेडरेशन जो है जिसकी बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में की गई थी वो एग्जिस्टेंस में क्यों नहीं आ पाया। सो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या सच में ये इंप्लीमेंट हुआ था? तो जी हाँ, ये इंप्लीमेंट हुआ था 1937 से। बट क्या सच में ऑटोनॉमी मिली थी? तो हाँ, ऑटोनॉमी मिली थी, बट वेरी लिमिटेड। बहुत ही कम जो है वो ऑटोनॉमी मिलती है, उसको हम समझेंगे आगे। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेज आए? तो डायाकी जो प्रोविंसेस में लाया गया था उसे एबोलिश कर दिया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये डायाकी कौन से एक्ट के द्वारा लाया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ला के प्रोविंसेस में डायाकी जो है वो लाया गया था। ठीक है, प्रोविंसेस जो हैं वो अब ऑटोनोमस यूनिट बनते हैं। प्रोविंसेस जो हैं डायरेक्टली अपने पावर को ड्रॉ करते हैं फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन, और सेंटर जो है अब फ्रीली इंटरफेयर नहीं कर सकता था प्रोविंशियल मैटर में। बट ये सिर्फ कहने की बातें थी क्योंकि रिजर्व सब्जेक्ट भी था। ठीक है, एंड स्पेशल पावर थे गवर्नर जनरल के पास, गवर्नर के पास। ओके, देन प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव की हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो गवर्नर के हाथों में दिया गया, एंड इट वाज स्टेटेड दैट गवर्नर विल बी वर्किंग ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। आज के टाइम पे हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो कैसे एक्ट करते हैं, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसी टाइप का कॉन्सेप्ट जो है वो उस समय इंप्लीमेंट किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नर को बोला गया कि आप जो एडवाइस मिनिस्टर्स देंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देंगे, उन्हीं के एडवाइस के हिसाब से आप काम करोगे। एंड मिनिस्टर्स वेयर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो लाई गई। अब गवर्नर जो है वो एजेंट नहीं है या फिर डायरेक्ट वो सबऑर्डिनेट नहीं है गवर्नर जनरल का रिगार्डिंग डेली रूटीन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी रोजमर्रा के जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम है उसके रिस्पेक्ट में गवर्नर जो है अब ना एजेंट है ना सबऑर्डिनेट है गवर्नर जनरल का। तो ये ऑटोनॉमी जो है वो मिली, बट ये भी रिस्ट्रिक्टेड थी। और साथ ही साथ गवर्नर को डिस्क्रिशन पावर जो है वो भी मिल जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। सो लिमिटेशंस ऑन ऑटोनॉमी की हम बात करें तो हम देखते हैं कि गवर्नर को डिस्क्रिशन का पावर एंड इंडिविजुअल जजमेंट का पावर मिला हुआ है, यानी किसी सब्जेक्ट पे वो खुद का डिसीजन जो है वो ले सकता है। तो जब वो खुद का डिसीजन ले सकता है तो ये ऑटोनॉमी कैसे हुई? कैसे हम कहेंगे कि एक
एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो मिली थी, बट लिमिटेशंस थे अभी भी। कंट्रोल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बना के रखा गया था एंड उसको कहा गया कि ये पावर्स जो दिए गए हैं गवर्नर को, उसकी वजह से गवर्नर जो है वो मिनिस्टर्स के एडवाइस को हमेशा फॉलो करे, ये जरूरी नहीं है। वो अपने मर्जी से कुछ डिसीजन जो है वो ले सकता है एंड गवर्नर जो है वो एक्ट करेगा अंडर इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो गवर्नर जनरल एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम करेगा तो भाई ये कैसी ऑटोनॉमी हुई? वी हैव टू थिंक ऑन दिस पॉइंट, ओके। एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है मिली तो थी, बट ये लिमिटेड थी। यहाँ से साफ जो है बात झलक के आती है। देन डायाकी एट द सेंटर, वही डायाकी जिसे क्रिटिसाइज किया गया था साइमन कमीशन के द्वारा एंड उसे प्रोविंसेस में एबलिश कर दिया गया था बिकॉज इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ फेलियर। वही डायाकी जो है वो अब सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने एक प्रोविजन लाया डायाकी का सेंटर में, जो कि कभी इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि ऑल इंडिया फेडरेशन की बात हुई थी और ऑल इंडिया फेडरेशन जो है सेंट्रल लेवल पे वो कभी बन ही नहीं पाया, इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। ठीक है, डायाकी ला के सब्जेक्ट्स को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। एक पार्ट को गवर्नर जनरल एंड काउंसलर्स कंट्रोल करेंगे एंड दूसरे पार्ट को गवर्नर जनरल एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंट्रोल करेंगे। तो रिजर्व सब्जेक्ट बनाए गए जिसके अंडर में बोला गया कि गवर्नर जनरल एंड काउंसलर जो हैं वो रिजर्व सब्जेक्ट्स की देखभाल करेंगे, वो फाइनल डिसीजन मेकर्स होंगे। और रिजर्व सब्जेक्ट्स के अंदर अगेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको रखा गया, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिश्चियन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ट्राइबल एरिया, फॉरेन रिलेशंस, ये सारे जो हैं रिजर्व सब्जेक्ट्स में रखे गए। और ये जो काउंसलर थे गवर्नर जनरल के साथ, ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जा रहे थे? तो ये गवर्नर जनरल के द्वारा ही अपॉइंट किए जा रहे थे एंड दे वेर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो हम देख सकते हैं कि रिजर्व सब्जेक्ट्स में जो चीज़ें रखी गई थी उनके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बना के रखा हुआ है। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है वो किन के द्वारा हैंडल किया जा रहा था? गवर्नर जनरल एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। एंड मिनिस्टर्स जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे लेजिस्लेचर के प्रति, बट गवर्नर जनरल को ओवर राइडिंग पावर मिला हुआ था, स्पेशल पावर मिला हुआ था, और वो जब चाहे तब किसी डिसीजन को पलट सकता था, वीटो पावर था उसके पास। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स के हाथों में दिया गया था, वहां पे भी ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल जो है वो बना के रखा था। एंड जो काउंसलर्स हैं एंड रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं वो कभी फॉर्म हुए ही नहीं, बिकॉज फेडरेशन एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा लाया गया था वही काम जो है संभाले रखता है टिल 1947। सो लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो सेंटर में बाईकैमरलिज्म की बात हुई। सो ये क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भी तो बाईकैमरलिज्म लाया गया था सेंटर में, तो 1935 में लाके क्या अलग किया गया? तो अलग ये हुआ कि उस समय यानी 1919 में जो बाईकैमरलिज्म लाया गया था वहाँ पे जो पावर्स थे बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पावर्स जो हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर की हम बात करें तो लोअर हाउस बनाया गया एंड अपर हाउस बनाया गया। लोअर हाउस को फेडरल असेंबली कहा गया एंड अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा गया। ये जो फेडरल असेंबली यानी लोअर हाउस था, इसके अंदर इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग जो हैं वो आते थे, जो किनके द्वारा इलेक्ट किए जाते थे? प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा। एंड लोअर हाउस में जितने भी मेंबर्स आ रहे थे वो कितने साल के लिए आ रहे थे? तो 5 ईयर्स के लिए आ रहे थे। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जो लोग आ रहे थे वो भी मोस्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे एंड ये एक परमानेंट बॉडी थी। अपर हाउस जो थी वो परमानेंट बॉडी थी जिसमें 1/3 जो लोग हैं वो हर 3 साल में रिटायर हो रहे थे। तो हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हम आज भी यूज़ कर रहे हैं अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। समय जो है यहाँ पे चेंज हो गया है, बट स्टिल ये कॉन्सेप्ट जो है वो हम फॉलो कर रहे हैं। ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन भी रखा गया था ताकि किसी बिल पे डेडलॉक अगर बन जाए तो उस डेडलॉक को ख़त्म किया जा सके।
ठीक है। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की हम बात करें तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है प्रोविंसेस में मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश आज का, बिहार एंड असम, इन 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो एग्जिस्टेंस में रहा एंड बाकी जो प्रोविंसेस थे वहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर रहा। आज भी हम देखते हैं कि कुछ स्टेट जो हैं इंडिया में वहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है एंड बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम तब से ही फॉलो करते आ रहे हैं। इन चीज़ों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडप्ट कर लिया गया है विद सम मॉडिफिकेशंस। ओके, पावर्स एंड लिमिटेशंस की हम बात करें लेजिस्लेचर की तो हम देखते हैं कि ना ही सेंट्रल लेजिस्लेचर ना ही प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पूरी तरीके से सोवरेन था। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट कंट्रोल जो है गवर्नर एंड गवर्नर जनरल के हाथों में था। गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर था, क्राउन के पास भी वीटो पावर था एंड गवर्नर जनरल के पास ये पावर था कि कभी भी वो किसी भी डिस्कशन को रोक सकते हैं। यानी कोई बिल के ऊपर डिस्कशन चल रहा है एंड गवर्नर जनरल को अगर लगता है कि नहीं इस टॉपिक के ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए, बिल जो है नहीं बनना चाहिए, तो वो कभी भी उस डिस्कशन को रोकवा सकता था। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो भी गवर्नर जनरल के हाथों में दिया गया था। गवर्नर जनरल एक्ट्स के तहत कुछ और पावर जो हैं वो गवर्नर जनरल को दिए गए थे। देन कुछ बिल्स जो हैं वो रिजर्व रखे गए थे। कहा गया कि आपको अगर कोई बिल लाना है, वैसा बिल जिससे ब्रिटिश लॉ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, डिस्क्रिशनरी पावर्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो पहले आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। और हमने अगर कहा कि ठीक है आप इस बिल को पेश कर लो, तो ही आप उस बिल को पेश कर सकते हो, उसके ऊपर डिबेट हो सकती है और आगे जाके वो एक्ट बन सकता है। तो हम देख सकते हैं कि लिमिटेशंस जो हैं लेजिस्लेचर के ऊपर रखे गए थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के ऊपर भी एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर के ऊपर भी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो भी रखा गया था, एक पॉइंट जिसमें कहा गया कि सर्टेन बिल्स जो है वो रिजर्व रखे जाएंगे क्राउन के लिए एंड गवर्नर जनरल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हाई कोर्ट से रिगार्डिंग कोई बिल लाया गया जिसकी वजह से हाई कोर्ट के पावर्स के ऊपर कुछ इम्पैक्ट आने वाला है, या फिर परमानेंट सेटलमेंट, सिर्फ परमानेंट सेटलमेंट ही नहीं, कोई भी ऐसा एक्ट जो रेवेन्यू से रिलेटेड था, उन सब को रिजर्व रखा गया और कहा गया कि क्राउन या फिर गवर्नर जनरल अगर परमिशन देंगे तो ही उन बिल के ऊपर चर्चा किया जा सकता है, तो ही वो बिल जो है वो पेश किया जा सकता है, अदरवाइज वो बिल जो है पेश नहीं किया जा सकता है। एंड सेम जो कंट्रोल है वो प्रोविंशियल लेवल पे भी बना के रखा गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ से क्लैरिटी जो है वो और हमें मिल जाती है कि भले ही ऑटोनॉमी की बात हुई प्रोविंशियल लेवल पे, बट कंट्रोल जो है अभी भी बना के रखा गया है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स की हम बात करें तो फेडरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो फेल हो चुका था, फिर भी फेडरल डिवीजन जो है वो अप्लाई किया गया था बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस। ठीक है, 3 लिस्ट जो है बनाए गए थे, एक को कहा गया फेडरल लिस्ट, दूसरे को कहा गया प्रोविंशियल लिस्ट एंड तीसरे को कहा गया कंकरेंट लिस्ट। आज के टाइम पे फेडरल लिस्ट को हम किस नाम से जानते हैं? तो हम यूनियन लिस्ट के नाम से जानते हैं। प्रोविंशियल लिस्ट को हम किस नाम से जानते हैं? तो हम स्टेट लिस्ट के नाम से जानते हैं एंड कंकरेंट लिस्ट को आज भी हम कंकरेंट लिस्ट के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, और इस तरीके से डिवीजन जो है किया गया सब्जेक्ट्स का, और उस समय फेडरल लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स डाले गए, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 सब्जेक्ट्स डाले गए, कंकरेंट लिस्ट में 36 सब्जेक्ट्स डाले गए। कंकरेंट लिस्ट क्या था? तो वो आइटम्स जिसके ऊपर फेडरल लेजिस्लेचर एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकते थे, उसे कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन जो है वो दिया गया था कि सेंटर जो है लेजिस्लेट कर सकती है प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, या फिर 2 या 2 से अधिक प्रोविंसेस ने अगर रिक्वेस्ट किया फेडरल लेजिस्लेचर को कि हमारे लिए आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लॉ बनाइए, तो उस कंडीशन में भी जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट के ऊपर लेजिस्लेट कर सकता था। तो इन फीचर्स को आज भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। सो कंकरेंट लिस्ट पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने लॉ पास कर दिया तो किसका लॉ जो है वो माना जाएगा? तो जनरल कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी फेडरल लॉ जो है वो माना जाएगा। अगर कंकरेंट लिस्ट पे दोनों ने कानून बना दिया है, बट अगर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का जो लॉ है वो रिजर्व किया गया है गवर्नर के द्वारा एंड गवर्नर ने उस लॉ को अप्रूवल दे दिया है, तो उस केस में क्या होगा? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के द्वारा कंकरेंट सब्जेक्ट पे जो लॉ बनाया गया है वो प्रिवेल करेगा।
ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। देन रेसिडरी पावर जो है वो गवर्नर जनरल के हाथों में दिया गया था। ये कहा गया कि गवर्नर जनरल जो है वो डिसाइड करेगा कि किस टॉपिक पे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाएगी। ये इस चीज़ का इन्फ्लुएंस जो है हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं आज के टाइम पे भी। देन कॉम्युनल एंड स्पेशल इलेक्टोरेट्स जो हैं वो भी लाए गए। तो सेपरेट इलेक्टोरेट किसको किसको दिया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाके मुस्लिम्स को दिया गया, सिख्स को दिया गया, यूरोपियंस को दिया गया, क्रिश्चियंस को दिया गया, एंग्लो इंडियंस को दिया गया। एंड रिजर्व सीट्स जो है वो किनको किनको दिया गया था? डिप्रेस्ड क्लासेस को। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर कि डिप्रेस्ड क्लास यानी शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं, दलित्स हैं, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया, रिजर्व सीट जो है वो दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ठीक है, क्योंकि कॉम्युनल अवार्ड जब आया उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था, जिसके तहत ये एग्रीमेंट हुआ कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट हम ले रहे हैं। ओके, देन औरतों को भी रिजर्व सीट जो है दी गई थी, लेबर्स को रिजर्व सीट दी गई थी। देन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए कुछ सीट्स रिजर्व रखे गए थे, लैंडलॉर्ड्स के लिए कुछ सीट्स जो हैं वो रिजर्व रखे गए थे। और इस तरीके से हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने कॉम्युनलिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा दिया, उस चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया इंडिया में, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पार्टीशन जो है आगे जाके भारत का हो जाता है ऑन कॉम्युनल लाइन। जुडिशरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें तो फेडरल कोर्ट की बात की गई थी, दैट फेडरल कोर्ट विल बी एस्टैब्लिश, एंड वो एस्टैब्लिश भी हुआ इन 1937। और फेडरल कोर्ट जो लाए गए उसको ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिडिक्शन दोनों पावर्स मिल जाते हैं। बट अल्टीमेटली प्राइवी काउंसिल जो है वो फाइनल अथॉरिटी रहती है। तो ये प्राइवी काउंसिल क्या था? तो जिस तरीके से आज के टाइम पे हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखते हैं, यानी अल्टीमेट डिसीजन मेकर जो है वो कौन है इस देश में? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसी तरीके से जब ब्रिटिश एम्पायर था उसका सुप्रीम कोर्ट क्या था? तो प्राइवी काउंसिल, यानी प्राइवी काउंसिल ने जो डिसीजन दे दिया वही फाइनल डिसीजन होगा। ठीक, तो फेडरल कोर्ट की बात की गई थी, बट अल्टीमेट फाइनल अथॉरिटी कौन था? प्राइवी काउंसिल। वर्किंग ऑफ दिस एक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो 1 अप्रैल 1937 से स्टार्ट हो जाती है। जनरल इलेक्शन जो है 1936-37 में करा लिया जाता है, जिसके तहत हम देखते हैं कि कांग्रेस ने 8 प्रोविंसेस में अपनी सरकार बनाई, बट आगे जाके वो रिजाइन कर देते हैं। क्यों रिजाइन करते हैं? क्योंकि वर्ल्ड वार 2 जो है 1939 में जब शुरू होता है तो उस समय का वायसराय इंडिया का वो था लॉर्ड लिनलिथिगो। लिनलिथिगो ने यह डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड वार 2 में पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड ही डिक्लेयर्ड ऑल दिस थिंग्स विदाउट हैविंग एनी कंसल्टेशन विद इंडियन लीडर्स, जिसके वजह से विद्रोह के रूप में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना काम, अपना फंक्शन जो है वो कैसे कर रहा था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ला के जो प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे थे वही प्रोसीजर्स को अभी भी फॉलो किया जा रहा था, एंटिल इंडिपेंडेंस वही चीज़ जो है वो एग्जिस्टेंस में रही, बिकॉज फेडरेशन की बात की गई थी, एंड फेडरेशन बन जाता तो ये करते वो करते, तो करते ही रह गया, क्योंकि फेडरेशन कभी एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं पाया था। एंड इस तरीके से हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में काम करता है डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए, जब तक इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं गया। ठीक है, यानी इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों को रूल किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, जब तक इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं लिया एंड जब तक पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं लिया। क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया गया, वो डोमिनियन स्टेटस जो कि साइमन कमीशन के द्वारा प्रॉमिस किया गया था। ठीक है, गवर्नर के हाथों में ज्यादा पावर दिया गया। डायाकी जिसे क्रिटिसाइज किया था साइमन कमीशन ने, उसे प्रोविंसेस से हटाकर सेंटर में ला दिया गया, और वही पावर का टशन जो है वो चलता रहा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड था। क्यों? क्योंकि इंडियंस का कोई कंट्रोल था ही नहीं अमेंडमेंट के ऊपर, एंड कॉम्युनल इलेक्टोरेट जो है उसको एक्सपेंड कर दिया गया ये एक्ट ला के। जो वोटिंग राइट है वो लिमिटेड ही रही, और वोटिंग राइट अभी भी प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन के बेसिस पे ही दिया जा रहा था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो नहीं आया था, जिसका डिमांड जो है वो इंडियन लीडर्स ने रखा था। देन कांग्रेस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देती है, ये कह के कि ये स्लेव कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज मशीन विद स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स बट नो इंजन।
लखनऊ सेशन 1936 में जो होता है उसमें सब लोगों ने मिल के एक मत से इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिजेक्ट कर दिया और डिमांड किया कंस्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो आनी चाहिए, यानी सबको अधिकार जो है वोटिंग का मिलना चाहिए। जितने भी नौजवान हैं 18 साल से ऊपर हो या 21 साल से ऊपर हो, सबको वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। ये डिमांड जो है वो कांग्रेस के द्वारा रखी गई। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एक्ट की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि दिस वाज द मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट डन बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर इंडियंस। ओके, देन फेडरल आइडिया जो है वो निकल के आता है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात हुई, फेडरल कोड की बात हुई, और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था इसने कॉन्स्टिट्यूशनल बेस जो है वो बना के रखा टिल इंडिपेंडेंस, यानी भारत की आज़ादी से पहले तक यही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूज़ किया गया भारत को रूल करने के लिए। और बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो लिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आज का हमारा जो संविधान है उसके अंदर, फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक बात जो है कही जाती है दैट इट प्रोवाइडेड, just a minute, it provided for the establishment of a Reserve Bank of India to control the currency and credit of the country. यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट मैं दे दूं दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एस्टैब्लिश्ड अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो बहुत सारे लोग जो हैं इस स्टेटमेंट को सही करके आ जाएंगे, जबकि ये स्टेटमेंट जो मैंने अभी बोला वो गलत है। अगर यहाँ पे कहा जा रहा है दैट इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ला कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा लाया गया था, ठीक है। एंड ये किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे आया था आरबीआई एक्ट? तो ये आया था हिल्टन यंग कमीशन के रिपोर्ट के बेसिस पे, जो कि 1926 में दिया गया था, ठीक है। तो अगर ये बात कही जा रही है दैट इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये है दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। I hope this point is very clear to you and you are not going to get confused over this point, ठीक है। सो एम लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली ये पॉइंट जो है लिखा गया है, तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा लाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी स्टैब्लिश किया, जिसे हम आज के टाइम पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं। सो आई होप कि ये पॉइंट जो हैं वो क्लियर हो गए हों। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 में। क्वेश्चन नंबर 42 हमें देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 रिकमेंडेड गारंटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वुमेन एबव द एज ऑफ 21। क्या जितनी भी औरतें थी 21 साल के एज के ऊपर की, उन सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने वोटिंग राइट दे दिया था? तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है ऑल, ये गलत कर देता है इस स्टेटमेंट को, बिकॉज वोटिंग राइट जो है हम देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी लिमिटेड लोगों को दिया गया है। एजुकेशन के बेसिस पे दिया जा रहा है, प्रॉपर्टी के बेसिस पे दिया जा रहा है, कितना वो टैक्स पे करते हैं उसके बेसिस पे दिया गया है। तो उससे पहले जो है वो सबको वोटिंग राइट कैसे दे सकते थे? तो सबको वोटिंग राइट नहीं दिया गया था, औरतों को वोटिंग राइट दिया गया थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बट लिमिटेड लोगों को, लिमिटेड औरतों को दिया गया। उन लोगों को, उन औरतों को दिया गया जो 21 साल के एज के ऊपर हैं, जो क्राइटेरिया जो हैं फुलफिल करती हैं टैक्स, प्रॉपर्टी या फिर एजुकेशन का। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गेव वुमेन रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेचर। तो जी हाँ, ये पॉइंट सही है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो हमें अब करेक्ट आंसर जो है वो चूज करना है। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर है, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की अगर हम देखें तो 42 का आंसर जो है दिया गया है आंसर बी। सेकेंड क्वेश्चन,
विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा या कौन से सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। तो जी हाँ, ये पॉइंट जो है वो सही है। सेकेंड पॉइंट, इट इंट्रोड्यूस्ड डायाकी एट द प्रोविंशियल लेवल। सो ये पॉइंट जो है गलत है, क्योंकि प्रोविंशियल लेवल पे डायाकी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा लाया गया था, एंड डायाकी एट सेंटर जो है वो लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। दैट्स वाई सेकेंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट। तो ये पॉइंट भी हमारा सही है। अगर हम थर्ड वाले पॉइंट को नहीं भी जान रहे होते हैं और फर्स्ट और सेकंड को ही अगर हम जान रहे होते हैं और कंफर्म होते हैं कि हाँ सेकंड वाला गलत है, फर्स्ट वाला सही है, तो देखिए यहाँ से सेकंड वाला कट जाता, यहाँ से सेकंड वाला कट जाता, यहाँ से सेकंड वाला कट जाता, तो करेक्ट आंसर हमें मिल गया ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली। ओके, आई होप कि ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया हो। देन यूपीएससी मेंस का ये क्वेश्चन है जीएस 1 का। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस। तो ये ब्लूप्रिंट था कि नहीं था, ये आपको डिस्कस करना है। ठीक है, एंड हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रोविजन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में थे वो आज भी हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमें इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात करनी है। कोर एस्पेक्ट जो आप कवर अप करेंगे आंसर के अंदर वो ये है, फेडरल स्ट्रक्चर, 3 लिस्ट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फेडरल कोर्ट, इमरजेंसी प्रोविजंस, इन सब चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे और आंसर जो है वो फ्रेम करेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो जो है पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपके अगर कुछ डाउट्स हों या आप अपनी कोई बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और डिटेल वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। मिलूंगा मैं अगले वीडियो में विद अगस्त ऑफर ऑफ 1940। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।